हाँ जी बच्चा पार्टीज शुरू करें। ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 47 ऑन स्मार्ट रीड बुक ऐप। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 47 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर ब्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज फ्रॉड। रेफरेंस क्या लिखा है फ्रॉड का? द पाथ टू रिकवरी हैज बीन फ्रॉड विद ऑब्स्टिकल्स। ओके, मीनिंग filled with or likely to result in something undesirable। फ्रॉड का जो एक सीधा सीधा सा मतलब होता है उसका मतलब होता है भरा हुआ होना, filled with or likely to result in something undesirable, यानी कोई आगे ऐसी चीज़ की तरफ वो चीज़ लेके जाए जो कि undesirable हो। अब भरा होना किस कॉन्टेक्स्ट में है वो एक बार समझ लेते हैं। फ्रॉड जो वर्ड है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है वो आया है फ्रेट से, FREIGST, फ्रेट, जिसको हम कार्गो भी बोलते हैं, माल, सामान जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, खास करके शिप से या फिर एयरप्लेन से या फिर ट्रेन से। गुड्स ट्रेन क्या करती हैं? एक जगह से माल को दूसरी जगह पहुंचाती हैं, मालगाड़ी, फ्रेट ट्रेन्स। क्लियर है? सो फ्रेट से आया फ्रॉड। अब फ्रेट का क्या कॉन्टेक्स्ट है? फ्रेट बेसिकली बहुत ज़्यादा सामान, उसको कैरी करना, पहली बात तो लादना, फिर कैरी करना, ट्रैवल करना, उसके बाद उसको उतारना। उसके बाद आप सोचें कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कितनी मेहनत लग रही है, कितना बोझ है ये कंधों पे जो भी ये काम कर रहे हैं उनके लिए। सो फ्रेट से आ गया फ्रॉड, यानी वो उस थॉट से घिरे हुए हैं, भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उस थॉट ने उनको घेर रखा है कि आगे कितनी मेहनत होने वाली है इस सामान को लेके अगर हम बात करें तो। अब इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं। ये कोई लेडी हैं या कोई गर्ल हैं, अब देखें इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और ख़ास करके नेगेटिव थॉट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं हर माइंड सीम्स टू बी फ्रॉट विद मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स। हर माइंड सीम्स टू बी फ्रॉट विद मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स। और फ्रॉड के बाद जो प्रिपोजिशन आती है वो हमेशा विद आती है। आई बिलीव मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। सो फ्रॉट विद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे था फ्रॉट विद। देखिए फ्रॉड के बाद प्रिपोजिशन विद यूज होगी। सो एक कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। दूसरा और कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने, द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द न्यू टैक्स पॉलिसी वॉज फ्रॉड विद कंट्रोवर्सी एंड लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। अब कोई डिसीजन है नई टैक्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है एंड लेड टू, और उसने क्या किया, आगे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए अक्रॉस द कंट्री। तो ये सेंटेंस है फ्रॉड विद को बिल्कुल सही तरीके से यूज कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, द नेगोशिएशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स यूनियंस वर फ्रॉट विद चैलेंजेस बट इवेंचुअली अ कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड। जो गवर्नमेंट है और जो फार्मर्स यूनियन है उनके बीच में जो बातचीत हो रही थी वो चैलेंजेस से भरी हुई थी, यानी कि कभी गवर्नमेंट को फार्मर्स की बात नहीं समझ में आ रही थी, यूनियंस की बात नहीं समझ में आ रही थी, और कभी यूनियंस को गवर्नमेंट की बात समझ में नहीं आ रही थी। तो वो एक कंसेंसस पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे और कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बट फाइनली द कॉम्प्रोमाइज वॉज रीच्ड, यानी कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचे जा सके। सो एक तो ये हो गया एग्जांपल। अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें भी हम यूज़ करेंगे फ्रॉड विद को। हिज डिसीजन वॉज फ्रॉड विद कंट्रोवर्सी एंड बैकलैश फ्रॉम द कम्युनिटी। उसने कोई डिसीजन लिया जो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था और उससे कम्युनिटी की तरफ से उसको खरी खोटी सुनने को मिली। बिल्कुल सही है। द जर्नी वॉज फ्रॉड विद अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस एंड डेंजर्स। कोई जर्नी की बात हो रही है, वो फ्रॉड विद थी किससे? अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, यानी कई सारे अनदेखे सोचे चैलेंजेस सामने आए, डेंजर्स का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही है। देयर मैरिज हैज़ बीन फ्रॉड विद डिफिकल्टीज। उनकी मैरिज कठिनाइयों से भरी हुई है बहुत समय से, तो ये भी सही है। द बास्केट वॉज फ्रॉड विद फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बिल्कुल कोई सेंस नहीं बन रहा इस सेंटेंस का, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाली स्लाइड पे। फिल्ड, लेडन, लेडन विद, रिप्लीट, रिप्लीट विद, फिल्ड विद, सब में एक जैसा ही प्रीपोजिशन यूज होगा और तीनों का मीनिंग एक जैसा है, भरा हुआ होना। एंटोनिम्स की बात करें तो डिवॉइड, खाली होना, एम्प्टी, खाली, लैकिंग की कमी होना, तो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कंग्लोमरेट्स। कंग्लोमरेट्स रेफरेंस क्या लिखा है? लार्ज कंग्लोमरेट्स ऑफन डोमिनेट की सेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। मीनिंग अ लार्ज कॉर्पोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, यानी एक बहुत बड़ी कंपनी का संगठन, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके अंदर बहुत सारे SBUs यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स काम कर रही हों,
उसको हम बोलते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं, उस संगठन को हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। हाँ जी, मुकेश अंबानी जी और गौतम अडानी जी, इंडिया में इन दोनों, आज की डेट में इन दोनों से बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स किसी के पास नहीं हैं। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और अदानी इंटरप्राइजेज़, अब देखिए रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में है, रिफाइनरी में है, रिटेल में भी है, टेलीकम्युनिकेशन में भी है, और भी बहुत सारे एसबीयूज होंगे जिसके बारे में अभी मैं अवेयर नहीं हूँ, या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ आपको। सो रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें आई बिलीव सबसे पहले तो रिटेल है, अडानी के हाँ फूड आइटम्स आते हैं बहुत सारे, और क्या है, एनर्जी है ना, पावर बनाती है अडानी ग्रुप, और डिफेंस में भी एंटर कर गए हैं। सो अगेन इनके भी बहुत सारे एसबीयूज हैं। सो दोनों की अगर हम बात करें, दे हैव लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है। सो ये हो गया एग्जांपल कॉन्ग्लोमरेट का नॉर्मल। और एक और कॉन्टेक्स्ट में कॉन्ग्लोमरेट का मतलब मिक्सचर भी होता है, मिक्सचर ऑफ आइटम्स, ठीक है। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हम बिजनेसेस की बात कर रहे थे, तो वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट किया है। अब देखिए 4 सेंटेंसेस है, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टेड हेविली इन न्यू टेक्नोलॉजीज टू स्टे कंपेटिटिव, बिल्कुल सही है। सेवरल conglomerates वर implicated इन द environmental स्कैंडल, यानी बहुत सारे conglomerates को शो किया गया कि भैया देखो तुम इन्वायरमेंटल स्कैंडल में फंसे हुए हो, बिल्कुल सही है सेंटेंस। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कंग्लोमरेट ऑफ हिज स्टेटमेंट, दिस सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। द ग्लोबल इकोनॉमी इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शंस ऑफ लार्ज कंग्लोमरेट्स, बिल्कुल सही है। सो थर्ड सेंटेंस इज इनकरेक्ट, बाकी सारे सेंटेंसेस कंग्लोमरेट को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल्स, मेगा कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, ये हो गए कंग्लोमरेट्स के एग्जांपल्स। एंटोनिम्स, स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, आपको पता ही है। इंडिपेंडेंट्स, जो कि इंडिपेंडेंट होके अपने छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, जिनकी कोई मार्केट में पहचान नहीं है खास, जैसे कि कंग्लोमरेट्स की होती है। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग। रेफरेंस क्या लिखा है, इट रिमेन्स प्लेग्ड बाय इनएफिशिएंसीज एंड वल्नरेबिलिटीज। ओके, यहाँ पे प्लेग का जो यूज़ हो रहा है वो वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, एंड बिल्कुल सही है। मीनिंग टू कॉज समवन और समथिंग डिफिकल्टी और सफरिंग स्पेशली, रिपीटेडली और कंटिन्यूली, यानी किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को लगातार आप कष्ट देते रहें, रिपीटेडली और कंटिन्यूली, यानी लगातार आप सफरिंग देते रहें, किसी व्यक्ति को परेशान करते रहें, कष्ट देते रहें, तो आप उसको प्लेग कर रहे हैं। प्लेग वैसे एक बहुत बड़ी महामारी, एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पे आया था बहुत साल पहले, और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। सो अभी यहाँ पे इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है किसी को लगातार परेशान करना। अब ये देखिए, ये बेसिकली एक पीस ऑफ लैंड है जो सूख गया है, और इसको किसने परेशान किया, इसको ड्राउट ने परेशान किया, यानी सूखा ने परेशान किया, सूखे ने, और कभी बारिश नहीं पड़ी, पानी नहीं मिला, तो ऑब्वियसली लैंड को सामना करना पड़ा किसका, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस का, यानी कि बर्बाद हो गई ज़मीन, अब इस पर खेती नहीं हो सकती। सो दिस पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन प्लेग्ड बाय ड्राउट, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे सामने। अब ये कोई सिटी है, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई जगह है सिटी में, जहाँ आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्लेस इन दिस सिटी इज़ प्लेग्ड बाय अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन का ही हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इतनी सारी बसेस, इतने सारे व्हीकल्स, रिक्शा पुलर्स, और जो आप देख रहे हैं जो ट्रैफिक यहाँ पे व्यवस्था है बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, सब जाम है, पूरी तरीके से रोड्स जाम हो रखे हैं। सो प्लेग्ड बाय, यानी कि इस शहर की इस जगह को ट्रैफिक ने, पॉपुलेशन ने प्लेग कर दिया, परेशान कर दिया, और ऑब्वियसली जितने आसपास के रेजिडेंट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। बात करते हैं सेंटेंसेस की, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द कंपनी वॉज प्लेग्ड बाय फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड मिसमैनेजमेंट। कोई कंपनी है, उसको परेशान किसने किया, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ने और मिसमैनेजमेंट ने लगातार। हिज माइंड वॉज प्लेग्ड विद हैप्पी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड समर्स। अब ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है, तो हम प्लेग्ड का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। दिस सेंटेंस इज कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। द पॉलिटिशियंस करियर वॉज प्लेग्ड बाय न्यूमरस स्कैंडल्स, ये बिल्कुल सही है। अब कोई पॉलिटिशियन है, उनका करियर की बात हो रही है उनके, तो वो प्लेग किया गया किसके द्वारा, न्यूमरस स्कैंडल्स, नंबर ऑफ स्कैंडल्स बार बार उनके अगेंस्ट आ जाते हैं। फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स प्लेग द रीजन मेकिंग इट अनइनहैबिटेबल फॉर ह्यूमंस, यानी कोई खास जगह है जहाँ पे लगातार अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, झटके लगते रहते हैं, और इस
इस इन झटकों ने उसको प्लेग कर दिया, उस रीजन को प्लेग कर दिया और वहाँ उस रीजन को बना दिया अनइनहैबिटेबल, यानी ह्यूमंस के रहने लायक वो अब नहीं रहा, वो जगह नहीं रही। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है प्लेग को। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। ट्रबल करना, अफ्लिक्ट परेशानी डालना, टॉर्मेंट अगेन परेशान करना, है ना। एंटोनिम्स की बात करें तो एड हेल्प करना, असिस्ट हेल्प करना, हेल्प आपके सामने ही है। और एंटोनिम्स के तौर पे ये तीनों वर्ड्स कंसीडर किए जा सकते हैं प्लेग के। नेक्स्ट वर्ड इज टेपेस्ट्री। रेफरेंस क्या लिखा है टेपेस्ट्री का? द इंडियन इकोनॉमीज जर्नी इज अ कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री, मीनिंग used in reference to an intricate or complex combination of things or sequence of events। यानी कि टेपेस्ट्री का जो यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट मैनर में, वो होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन या इंट्रिकेट कॉम्बिनेशन को दर्शाने का, चीज़ों का या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, उसके लिए हम टेपेस्ट्री यूज़ करते हैं। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में टेपेस्ट्री का मतलब होता है बेसिकली एक डेकोरेटिव कर्टन होता है, रग होता है, उसको लटका देते हैं दीवार पे और डेकोरेटिव होता है, बट काम जो उसमें होता है बहुत महीन होता है, बहुत अच्छी अच्छी इसमें पेंटिंग्स हो रही होंगी, बट पेंटिंग करके कैसे धागों को इंटरट्वाइन करके बनाया जाएगा कुछ भी इसमें, है ना, डिज़ाइन बनाई जाएगी जो भी। अब देखें ये पर्दा लटका हुआ है और डेकोरेशन के काम आता है टेपेस्ट्री, उसको हम बोलते हैं। इंट्रिकेट होता है वर्क इसमें, हाँ, जो काम होता है वो नुआंस्ड होता है, महीन काम होता है धागों का, इसीलिए इसको हम टेपेस्ट्री बोलते हैं। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स विच आर इंट्रिकेट, जो डिफिकल्ट हैं समझने में। द फेस्टिवल वॉज अ टेपेस्ट्री ऑफ कलर्स विद पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन्स ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अटायर शोकेसिंग इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। अब कोई फेस्टिवल है जिसमें हमें टेपेस्ट्री देखने को मिल रही है किसकी? कलर्स की, और अलग अलग रीजन से लोग आए हुए हैं, अलग अलग ड्रेसेस उन्होंने पहनी हुई हैं, अटायर अलग अलग हैं, और शोकेसिंग इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, यानी ये जो पूरा वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है अलग अलग लोगों का, अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग रीजन से, ये अपने आप में एक टेपेस्ट्री है। कोई बाहर का बंदा जब आके वहाँ पे विटनेस करता है इस चीज़ को, तो वो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि यार इतनी डाइवर्सिटी हमें एक जगह देखने को कैसे मिल रही है। एक और एग्जाम्पल है, द कम्युनिटी वॉज अ टेपेस्ट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस वुवन टुगेदर टू क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड डाइवर्स नेबरहुड। ऑलमोस्ट वही बात नीचे भी लिखी हुई है। अब सोचें आप इंडिया में ही हम बात करें, हिंदू रिलीजन जो फॉलो करते हैं, अब नॉर्थ में भी हिंदू हैं, साउथ में भी हिंदू हैं। अब जो बिहार के जो हिंदू हैं और जो साउथ के जो हिंदू हैं, आंध्र प्रदेश के जो हिंदू हैं, तमिलनाडु के जो हिंदू हैं, अब देखें लैंग्वेज में कितना फ़र्क है, अब देखें उनकी रीति रिवाजों को जो वो मानते हैं उनमें कितना फ़र्क है, मतलब ऑलमोस्ट कपड़े पहनने में बहुत फ़र्क है। सो एक ही धर्म के होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा डाइवर्स हैं दोनों कम्युनिटीज़ या दोनों रीजन्स अपने आप में। तो अगेन क्या है, ये टेपेस्ट्री है, टेपेस्ट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया टेपेस्ट्री का मीनिंग। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हर लाइफ वॉज अ टेपेस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस की टेपेस्ट्री है। हिज स्पीच वो अ टेपेस्ट्री ऑफ ओल्ड मेमोरीज एंड न्यू पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल सही है ये भी। द कॉन्फ्रेंस ब्रॉट टुगेदर अ टेपेस्ट्री ऑफ आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ये भी बिल्कुल सही है। द प्लेयर्स टेपेस्ट्री ब्रॉट द होल टीम टुगेदर, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। प्लेयर की टेपेस्ट्री, हाँ पहली बात तो वहीं पे गड़बड़ लग रही है, प्लेयर की क्या टेपेस्ट्री होगी, ब्रॉट द होल टीम टुगेदर, डजंट मेक एनी सेंस, एब्सर्ड सेंटेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो टेपेस्ट्री का मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो मोज़ेक, मोज़ेक बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया टेपेस्ट्री कपड़े का होता है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में रग होता है, उसको टांग देते हैं, ऐसे डिज़ाइन होती है उस पर। उसी तरीके से जब फ्लोर पे इस तरीके की कोई डिज़ाइन बनी हुई हो जो बेहतरीन काम हो रहा हो, उसमें बहुत महीन काम हो रहा हो, उसको आप बोलेंगे क्या? मोज़ेक। मेडली, मेडली बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होता है, अगेन समझना थोड़ा सा मुश्किल। सॉन्ग्स के कॉन्टेक्स्ट में हम मेडली यूज़ करते हैं, एक सॉन्ग को दूसरे सॉन्ग में बुन दिया गया इस तरीके से कि पता ही नहीं चल रहा है, हाँ कब हम दूसरे सॉन्ग पे चले गए, फिर दूसरे तीसरे पे चले गए, पता ही नहीं चल रहा, मेडली ऑफ सॉन्ग्स। तीसरा डाइवर्सिटी, जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सिनोनिम है वो डाइवर्सिटी का है। ऊपर वाले दोनों जो हमने फिजिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया उसके कॉन्टेक्स्ट में आप सिनोनिम बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो सिंप्लिसिटी, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा होना, प्लेननेस यानी कि सादा, सिंपल सा, सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मीरियड। रेफरेंस क्या लिखा है मीरियड का? रिस्पॉन्सिव टू द मीरियड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मीनिंग अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर, यानी कि संख्या में बहुत ज़्यादा हो तब आप बोलेंगे कि वो मीरियड है, ठीक है, बहुतायत में। अब इस तरीके से
बटन्स यहाँ पे रखे हुए हैं इमेज में, और बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो आप बोलेंगे अ myriad ऑफ बटन्स, अ myriad ऑफ बटन्स, अ myriad ऑफ स्टार्स, अ myriad ऑफ हेयर, ऐसे आप बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं। एक और हमारे पास एग्जांपल है, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर बसलिंग विद अ myriad ऑफ साउंड्स फ्रॉम हॉन्किंग कार्स टू स्ट्रीट वेंडर्स कॉलिंग आउट देयर वेयर्स। यानी कि मुंबई की स्ट्रीट्स की बात करें, इतनी बिजी हैं, जब आप वहाँ पहुँचे और एक्सपीरियंस करें तो कार के हॉन्किंग सुनाई दे रही है, पा पा पी पी, फिर उधर से सब अपना सामान बेच रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, तो कैकोफोनी, यानी इतनी ज़्यादा आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। myriad ऑफ वॉइसेस, myriad ऑफ साउंड्स, वॉइसेस भी नहीं, साउंड्स, myriad ऑफ साउंड्स, ठीक है। India's cultural landscape is characterized by a myriad of festivals and celebrations, each with its own customs and traditions. इंडिया की बात करें खास करके फेस्टिवल की, हमारे देश में इतने फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं कि कमी ही नहीं है। myriad of festivals we witness every year. अलग अलग कम्युनिटीज़, सबके अपने अपने फेस्टिवल्स, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, धर्म इतने अलग अलग, सबके अपने अपने फेस्टिवल्स, तो अपने आप में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, हम बोल सकते हैं अ myriad ऑफ फेस्टिवल्स वी विटनेस इन इंडिया एवरी ईयर, ठीक है, संख्या में बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल्स, द गार्डन वॉज होम टू अ myriad ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, बिल्कुल सही है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको फ्लावर्स देखने को मिले गार्डन में। शी फेस द myriad ऑफ चैलेंजेस इन हर न्यू रोल, बिल्कुल सही है, बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं या फेस करे उसने। द पार्टी वॉज वेरी क्वाइट एंड एम्प्टी विद द myriad ऑफ पीपल इन अटेंडेंस, जब इतने सारे लोग होंगे तो पार्टी क्वाइट कैसे हो सकती है, एम्प्टी कैसे हो सकती है, गलत सेंटेंस है। द डिज़ाइंस आर अवेलेबल इन अ myriad ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में डिज़ाइंस अवेलेबल है, बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो myriad का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। एग्जाम्पल्स नहीं, सिनोनिम्स, मल्टीट्यूड, प्लेथोरा, बहुत ज़्यादा संख्या में, अबंडेंस, प्रचुरता जिसकी हो, यानी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उसकी अधिकता हो, उल्टे यानी कि नेगेटिव भी नहीं। एंटोनिम्स डिस्कस करें, ऑपोजिट वर्ड डिस्कस करें तो फ्यू, ना के बराबर, स्कैसिटी, कमी होना, लैक यानी कमी होना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। क्या करना है अब होमवर्क में, आपको हर एक वर्ड पे, हमेशा की तरह हर एक वर्ड पे बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, और आपके सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। हमेशा बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं इन वर्ड्स को उनके सही कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर कुछ कारणों से, आई डोंट नो किन कारणों से, बट किसी भी कारण से अगर आपने अभी तक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस यूज़र नेम पे सेंड करें, शेयर करें, और मैं शेयर करूँगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन, असली काम तो वहीं पर हो रहा है 1 to 1, ठीक है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 47 देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 47 विद द अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट स्क्रीन आने पे पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा की तरह, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज ए परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।